आबादी बहुत कम है, आज सिर्फ 7 लोग हैं। खैरियत तो है आज? क्या बात है, लोग रोजा रख के सो रहे हैं या अभी तक मूड पढ़ने? बहरहाल चलिए है। हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और पढ़ तो हमने लिया था, फिर हमने एक लेक्चर थोड़ा सा असाइनमेंट पे भी कर लिया था। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप उस पर्सपेक्टिव में आपका जो दिमाग है आ जाए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं और ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 3 पार्ट हैं, या अच्छी रिक्वायरमेंट लेने में 3 पार्ट हैं या 3 सेगमेंट हैं। क्या है? एक तो ये कि मुझे मॉडलिंग आती हो, जिससे मैं क्लैरिफाई करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा रिक्वायरमेंट के कस्टमर क्या सोच रहा है। जब कस्टमर कुछ बताता है तो मैं उसको प्रोटो बनाऊंगा या कागज पेंसिल से कोई मॉडल बनाऊंगा। तो दिस मॉडल इज एक्चुअली क्लैरिफाइंग व्हाट ही इज थिंकिंग, what are his thoughts या what is in his mind। ठीक है ना? You cannot read a mind, you are not a magician, you are a software engineer, you need to understand what he is saying, what he is communicating। तो ये बात है कि वो क्या कह रहा है और जो बात वो कह रहा है आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो आप उसको कागज पेंसिल पे या बोर्ड पे कहीं ड्रॉ करेंगे और पूछेंगे आप यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। तो एक तो ये वो पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट हो गया कि उस अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, एसआरएस बनाना कि भाई ये बनाना है। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, डॉक्यूमेंट बनाना। एक तो ये बात है, मॉडलिंग उसकी अच्छी हो और डॉक्यूमेंट वो कर सकता हो और वो चीज टीम को दे सके। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट बनाना। लेकिन रिक्वायरमेंट बनाने से जो मैंडेटरी स्किल है वो ये है कि जिन हिसाब से मैं रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ उनसे मेरी रिलेशनशिप क्या है। जब वो मैं जाता हूँ तो खुश होते हैं, इस्तकबाल करते हैं या मेरे से जान छुड़ाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव अब। ठीक है, तो अगर खुश आमदेद कहते हैं, मेरा इस्तकबाल करते हैं, मुझे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, ठीक है, रमजानों के अलावा, तो इसका मतलब है वो पॉसिबिलिटी ये है कि वो मुझे बात सही बताएंगे और मुझसे कोलैबोरेट करेंगे और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए वो पूरी एफर्ट लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर एक आदमी है जो मेरे से जान छुड़ा रहा है, बस किसी तरह से ये जाए और मैं, तो वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, वो एफर्ट नहीं लगा रहा है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, तो ये बात। अब ऐसे लोग जो न्यूट्रल हैं या नेगेटिव हैं, उनसे रिक्वायरमेंट लेने के लिए मुझे कुछ स्किल सेट सीखना पड़ेगा। लोगों की पर्सनैलिटी को समझना, देखना, ये सीखना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो जो मुझसे अच्छी रिलेशनशिप में नहीं है, मुझे इस जॉब की या रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बीए की जॉब की जरूरत यह है कि मेरी उनसे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये मेरी जरूरत है, तो मुझे वो जरूरत को पूरा करना है। ये वही है जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों, सारे लोगों से आपकी रिलेशनशिप हो, ये आपकी जरूरत है। तो वो आपको स्किल सेट भी सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। दैट्स योर नीड, दैट्स योर बेसिकली जॉब रिक्वायरमेंट। यू हैव टू हैव अ यू एंजॉय अ गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ठीक है, तो ये सीखना पड़ेगा आपको। अब टेक्नोलॉजी के लोग उनकी पर्सनैलिटी से जो मीट करते हैं उनसे तो दोस्ती हो जाती है। ये तो आपने क्लास में भी देखा होगा कि 3.5 साल से आप जिन लोगों के साथ हैं, तो पूरी क्लास से आपकी दोस्ती नहीं है। जिनसे आपकी पर्सनैलिटी मीट करती है उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, और जिनकी पर्सनैलिटी आपसे अगेंस्ट है उनसे आपकी दोस्ती नहीं होती है। आप उनको नहीं दोस्त बनाना चाहेंगे।
लेकिन इस जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको किसी किस्म के भी लोगों से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, किसी लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी एंड हाउ टू हैंडल इट। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। और ये खाली बीए में नहीं, जब आप मैरिड लाइफ में जाएंगे, मेरी उम्र तक पहुंचेंगे, तो फिर तो ये और भी जरूरत पेश आ जाएगी। मेरे 4 बच्चे हैं और एक बच्चा है जिसकी पर्सनैलिटी मुश्किल है, मतलब वो पसंद करता है जो मैं पसंद नहीं करता, तो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल हिम। बट ही इज माय सन, आई एम हिज फादर, तो आई एम हैविंग अ रिलेशनशिप एंड आई एम ट्राइंग टू हैंडल हिम। समझ रहे हैं आप कि आई हैव नो ऑप्शन टू टेल हर मदर के भाई शॉपिंग सेंटर जाओ और दूसरा बच्चा ले आओ। तो यू अंडरस्टैंड, तो कस्टमर के पास भी ऐसे ही है कि कस्टमर यही कस्टमर है, बस इससे हैंडल करना है और इससे रिक्वायरमेंट लेनी है। तो you need to handle certain personalities and that's the requirement of the ठीक है। तो ये समझने की जरूरत। अब हम पढ़ते हैं कि क्या करना है, अब ये सब रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना है। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा ना हो कि हम जो जिन लोगों से ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो सही है लेकिन कुछ लोग सही नहीं है। तो कुछ लोग सही नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट स्टेक होल्डर ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर उनसे रिलेशनशिप को मैनेज करना। फिर क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से एंगेज करेंगे, क्या आपको मालूम है। तो ऐसा आदमी जो खुश मिजाज नहीं है या आपको वेलकम नहीं करता है और उसकी पर्सनैलिटी में बहुत एंगर है हर लोगों से, बस वो कहता है सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। तो उन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्निक आती हो। ठीक है, फिर आप अगर ये पर्सनैलिटी भी सीख लें और आपके पास प्लान भी हो, तो आप प्लान को एग्जीक्यूट करें। ठीक है ना, यानी आप उन लोगों के साथ काम लेना शुरू करें, उनको एंगेज करना शुरू करें। और ये साइकिल का है कि जैसे जैसे आपको उनकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो फिर आप उसको एडजस्ट करें उनको। ठीक है, बुला के बात कर लें, देख लें, चीजें कर लें। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक एक चीजों को देखते जाते हैं। हमने पढ़ लिया था, हम जरा क्विकली रिवाइज करेंगे। स्टेक होल्डर क्या होता है, सारे लोगों को पता है। हम आगे चलते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर का मतलब है कि कौन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे और उनको हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको इंगेज करना उन लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन लोग हैं जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर हैं, उनको आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, शायद आई डोंट नो पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वही चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन में से टॉप के कौन से लोग हैं, दरमियान मिडिल मैनेजमेंट कौन सी है और नीचे के लोग कौन से हैं और कौन सी चीज किस तरह से देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, वो या तो पैसे खर्च कर रहे हैं या आपके प्रोजेक्ट के जरिए कुछ सेविंग करेंगे। तो इनके लिए प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए है। लेकिन इनके लिए वो प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी लगना और वो मसला हल होना और उससे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इनकी ज़रूरत है। तो ये किस तरह से सोचते हैं, ये क्या से देखते हैं, ये आपको इनको साथ लेने की ज़रूरत है। और ये प्राइमरी वो है ना आपके स्टेक होल्डर, इन्होंने ही तो बुलाया है आपको और यही तो पैसे दे रहे हैं, यही सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनका कंसर्न है जो हल होना ज़रूरी है। ठीक है, इनका हल होना ज़रूरी है। तो ये कौन से लोग हैं, एक आदमी है, दो आदमी है, तीन है, हु आर दोस की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्टीयरिंग कमेटी होगी, दिस इज कॉल्ड स्टीयरिंग कमेटी। ये दो तीन लोग होंगे जो स्टीयर कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट को। फिर ये वो लोग हैं जो फंक्शनल मैनेजर हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उनके हेड हैं। ये वो लोग हैं जो आपको असिस्ट कर रहे होंगे, जिसमें जो लोग आपको चाहिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए, कुछ जगह चाहिए, तो ये फैसिलिटेट कर रहे होंगे, आपको असिस्ट कर रहे होंगे और बता भी रहे होंगे हमारे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप फिर मजीद नीचे जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो यह आपके जो जितने भी लोग हैं
ये राइट स्टेक होल्डर हो और राइट डायरेक्शन आपको दे रहे हो, राइट रिक्वायरमेंट आपको दे रहे हो, तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिनको सॉफ्टवेयर यूज करना है, एक्चुअल कस्टमर है, कीबोर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, कंस्ट्रेंट्स बताएंगे, अजम्पशंस बताएंगे, रिस्क बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ लेंगे, ये हमने पढ़ लिया था कि कौन से लोग हैं नॉलेजेबल हैं, कौन से लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन में बहुत अरसे से हैं, उनको डोमेन की नॉलेज तो नहीं लेकिन इंस्टीट्यूशन की नॉलेज बहुत करेक्ट होगी, आदमियों के बारे में, प्रोसेस के बारे में ये बताएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं इनफॉर्मल लीडर होते हैं। इनफॉर्मल लीडर वो होते हैं जो डिजिग्नेशन तो नहीं है लेकिन उसकी नॉलेज और उसका जो स्टेटस है वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जाते हैं, मशवरा करते हैं, उससे पूछते हैं। ठीक है, तो दीज आर इनफॉर्मल लीडर्स और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में आप मार्किंग कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, फिर उनसे जाके मिल लेते हैं, सारा कुछ है। तो ये काम है, जैसे आप जाके मीटिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, इसी तरह से किक ऑफ मीटिंग करना और 15-20 मिनट में लोगों के बारे में आपको एक ओपिनियन बिल्ड करना है और लोगों को असेस करना है, उनकी पर्सनैलिटी। साइकोग्राफी कहते हैं इसको। तो साइकोग्राफी कैसे करते हैं, अब ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जितनी पर्सनैलिटी किसी की पता होगी उतना हैंडल करना उसको आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अभी इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हमने पढ़ लिया था, और ये हमने पढ़ लिया था कि भाई पीएम बॉक इन लोगों को स्टेक होल्डर कहती है, बीए बॉक तो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। बीए बॉक बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि हम जो बिजनेस एनालिस्ट है उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज के हिसाब से हम ज्यादा चलेंगे। ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या है कि मैं लोगों से मिला और मैंने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नोट किया और मैंने एक रजिस्टर बना दिया। नॉट फिजिकल रजिस्टर लेकिन कागज पे मैंने कहीं लिख लिया नाम लोगों के। ठीक है, और उनके डिजिग्नेशन लिख लिए, नाम, पोजीशन, डिजिग्नेशन, रोल इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब लिख लिया। उसके अलावा मैंने कुछ लोग कहा कि इन लोगों की रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना मुझे बहुत जरूरी है, कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना हो। फिर इन लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत हाई मैनेजमेंट में है तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और सपोर्टर है या ब्लॉकर है, रेजिस्टेंट है, ब्लॉकर है या न्यूट्रल है। ये आपको जितना नॉलेज होगी उतना आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, रिक्वायरमेंट को मैनेज कर पाएंगे। ये हमने एक थोड़ी सी वो बना ली है, कागज पे थोड़ा सा एक चार्ट बना लिया, और बस ये जहन में रहे कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो है लेकिन ये फाइल का हिस्सा नहीं बनेगा। ये लोगों को बस शेयर हो जाएगा, उनकी टेबल पे होगा। और ठीक है, तो क्योंकि इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं लोगों के बारे में तो ये डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों को बस बता देते हैं और ईमेल भी नहीं करते हैं, एक प्रिंट आउट निकालते हैं और कहते हैं जरा ये इनको दे आओ, इनको दे आओ, इनको दे आओ, जरा ये पढ़ लें। और एक मीटिंग कॉल करते हैं, कहते हैं भाई आप अपने पास रखिएगा, लेकिन आपको तो इस तरह से आपको ना प्री वार्न किया जाता है कि भाई देखिए ये साहब हैं, इनको तो हैंडल कर लेंगे, इनको कर लेंगे, लेकिन इन साहब को जरा आपको देखना है, ये फलाने साहब, फलाने साहब, फलाने साहब। ठीक है, तो ये क्योंकि लोगों की जात के बारे में लिखा जा रहा है तो उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नॉर्मली हम नहीं बनाते। ठीक है, ये वो इंगेजमेंट है, अनअवेयर है, रेजिस्टेंट है, ब्लॉकर है या न्यूट्रल है या सपोर्टिव है। तो न्यूट्रल बहुत सारे लोग होंगे, ब्लॉकर या रेजिस्टेंट थोड़े से लोग होंगे, और सपोर्टिव भी थोड़े से लोग होंगे। अब आपने लोगों का नाम पता चल गया, पोजीशन पता चल गई, और अब आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। तो अब आपको जो आपने सीखा है कि लोगों को कैसे एंगेज करना है, तो उसका एक प्लान बना रहे हैं। इनके साथ मैं ऐसे करूंगा, इनके साथ मैं ऐसे करूंगा, इनको मैं ऐसे कर लूंगा और इनको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो यू आर डेवलपिंग अ प्लान बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ पीपल्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो
फलाने तरह के लोग होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, फलाने तरह से होते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा था कि अगर किसी ने डेल कार्नेगर की बुक पढ़ी है कि हाउ टू विन फ्रेंडशिप एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसा कुछ नाम है उसका किताब का, बहुत पुरानी किताब है, मैंने बहुत पहले कभी पढ़ी थी। तो बहरहाल वो यही है कि आपकी दोस्ती आपकी पर्सनैलिटी के लोगों से है, तो आपकी दोस्ती उन लोगों से नहीं होगी जिससे आपकी पर्सनैलिटी नहीं मिलती है, तो लेकिन उनकी किसी से दोस्ती होगी। तो उनसे कैसे दोस्ती की जाती है, क्या जुमले बोले जाते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को उन्होंने कहा कि इंसान की फितरत क्या है कि वो अपनी तारीफ से खुश होता है, इंसान की फितरत क्या है कि वो इन चीज़ों को पसंद करता है। तो वही बातें उन्होंने बताई कि ये आपको इस तरह से करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए, तो इससे आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ क्योंकि मेरा ये कोर्स है और मैं देखता हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे खुद भी आता है कि नहीं आता है। तो देयर आर सर्टेन पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन जिनको लोग नापसंद करते हैं और दूर रहते हैं और कहते हैं आप इनसे दूर रहिएगा। तो मैं दूर रहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो है, ये मेरे साथ ही है, ऑफिस में काम करते हैं, मैं कब तक दूर रहूंगा, मैं जरा इनको देखता हूँ, जज करता हूँ एंड ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप। तो फिर वो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं। तो इसका मैं टेस्ट क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब ये क्योंकि आपकी एक क्लास है इसलिए मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं क्या करता हूँ, जब पढ़ा रहा होता हूँ जो प्रोफेशनल्स को, तो उनको कहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई आदमी है जिससे आप चिढ़ते हो और आपका असाइनमेंट ये है 1 महीने में उस आदमी से दोस्ती करनी है, ये असाइनमेंट है। इसका मतलब है आपकी स्किल सेट इंप्रूव हो गई। अगर आप नई दोस्ती कर पा रहे हैं उससे 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो इसका मतलब है आपको पीपल एंगेजमेंट नहीं आई है, आपने नहीं सीखी है। बात समझ में आ रही है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्किल, कैसे होगी, अब ये सीखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी कराता हूँ लोगों को, अच्छा ऐसा करके देखो, अच्छा ऐसा करके देखो, अच्छा तुम ये छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करो। सर उन्होंने तो ये कह दिया, हाँ कह दिया, कोई बात नहीं, सुन लो, इसको पी जाओ, उसके बाद ये करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ये स्किल सेट बहुत फायदा देता है। ठीक है, तो आपके पास प्लान आ गया कि हाउ टू मैनेज दोज पीपल। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना स्टेक होल्डर को और डेवलप करना एक प्लान। ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स, ये आपको देखना होगा, उनकी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखना होगा। अच्छा देखिए, मैं रिक्वायरमेंट बनाई और मैंने 3 लोगों को मेल कर दी, 3 में से 2 ने तो पढ़ ली, लेकिन एक साहब है जो पुराने जमाने के हैं या मेल वेल को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो बाकियों ने तो डाउनलोड की और पढ़ ली और कमेंट दे दिए। इनकी जरूरत यह है कि मैं प्रिंट करूं, ले जाके दूं, उनको समझाऊं, उनसे डिबेट करूं। ये वाला तरीका उनके लिए सही है, बाकी लोगों के लिए सही नहीं है। तो उनकी एक स्पेशल कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो ना पढ़ेंगे, देख लेंगे, सब नहीं करेंगे। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, देयर कंफर्ट लेवल, एंड देन आई नीड टू एड्रेस दैट। बात समझ में आ रही है? नहीं करेंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। ये ऐसी जैसे कुछ बच्चे जिनको बोला बेटा पढ़ा करो तो बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, कुछ लोगों के साथ सख्ती करनी पड़ेगी, कुछ के साथ बैठना पड़ेगा, 2 घंटे बैठो मेरे सामने, पढ़ो, कॉपी खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। वो पर्सनैलिटी अलग है ना, वो कम्युनिकेशन उनको इस तरह से नहीं होती है कि एक दफा कह दिया तो वो कर लेंगे। they've got a different personality, they've got different mindset। तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उनको कैसे समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हर दुनिया में ऐसे ही है ना, लोग मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म का बैकग्राउंड है। तो जैसे आप सोचते हैं वैसे हर आदमी नहीं सोचता है, और यहीं से झगड़ा शुरू होता है या कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है या डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। इसको स्टीवन कवी कहता है सोशल कैंसर, कहता है इसको सोशल कैंसर। जिस तरह आप सोचते हैं दुनिया का हर आदमी नहीं सोचता है, जो आप सोचते हैं इसको कहता है एक्चुअली ये कि सोशल कैंसर कहते हैं आई एम राइट यू आर रॉन्ग। वो कहता है नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, हर दुनिया में हर चीज ऐसे नहीं होती, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। अच्छा, लोग पोजीशन ले लेते हैं, उसमें जीतते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसा आपके दोस्तों में होता है ना कि मैं सही कह रहा हूँ? वो कहता नहीं ऐसा नहीं होता, हो सकता है दूसरा भी सही कह रहा हो, तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो, और हो सकता है वो ज्यादा सही कह रहा हो जो तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो जरा अपने दिमाग को ओपन रखो और जरा सुनो उसकी बात।
तो इससे झगड़े बहुत कम हो जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं माई वे और हाई वे। तो वो कहता है नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। स्टीवन कवी को पढ़िएगा, माय फेवरेट ऑथर। अब तो खैर उसका इंतकाल हो गया, लेकिन बहरहाल 7 हैबिट्स लिखी थी उसने, और फिर वो उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पर्सनालिटीज को समझने में, और फिर वो MBTI को जरा पढ़िएगा, MBTI को सर्च कीजिएगा। वो एक साइकोलॉजी है कि 4 किस्म की पर्सनालिटी होती है, उनके 4 कॉम्बिनेशन, 16 किस्म की पर्सनालिटी होती है। जरा पढ़िएगा, आपको पढ़ेंगे तो फिर ये सीख जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये मैंने बताया था सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको हर एक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और कुछ खास लोगों को आप देते हैं जो आपने रजिस्टर बनाया था। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब जरा देखते हैं कि लोगों को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा आप जज करते हैं लोगों को, और ठीक है, तो आप 2 तरह से देखते हैं लोगों की पावर क्या है, यानी किस लेवल के ऊपर है, और लोगों का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो पावर और इंटरेस्ट ग्रिड बनाते हैं, और उसमें लोगों को मैप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये देखिए आप बनाते हैं। ये लोगों का इंटरेस्ट है, लो इंटरेस्ट है, कोई नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और इनका पावर भी कम है। तो ये वाले लोग हैं जिनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये वाले लोग हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत है, पावर तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट बहुत है कि हो जाए, सक्सेस हो जाए, और ये चाहते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत पॉजिटिव इंटरेस्ट है। ये वो लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इंटरेस्ट भी हाई है और पावरफुल लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सीरियस इम्पैक्ट रखते हैं। ये क्या हो गया? समथिंग इज सीरियसली नो। चलिए, समझ में नहीं आ रहा मेरे। चलिए, ठीक है। चलिए, तो और ये वो लोग हैं जो क्या नाम है, ये हाई पावर वाले लोग हैं, और लेकिन इनका इंटरेस्ट बहुत कम है। ठीक है ना, ये वो लोग नहीं है जो आपके प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली देखते हैं। ये वाले जो लोग हैं जो वेरी पावरफुल, तो ये बहुत थोड़े से लोग होंगे। तो अब इनके साथ क्या करना है, इन लोगों का सेटिस्फाई होना जरूरी कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। ठीक है, और इन लोगों के साथ कोई इतनी खास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो जिनका इंटरेस्ट है, इनको इन्वॉल्व रहना, इनको मैनेज करना, और इनको आपके साथ रहना, इनको भी जरूरी है। ये वो लोग हैं जो की लोग हैं, इनके साथ, क्योंकि इनके पास पावर भी है और ये आपके साथ प्रोजेक्ट में भी हैं, तो इनके साथ क्लोजली मैनेज करना। तो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, और ये कौन लोग हैं, ये आपको जल्दी से पता चल जाना चाहिए। देखिए, तो हमने थोड़ा सा प्लॉट किया इसमें। ये कुछ नाम है, ये थोड़े से मतलब समझ लीजिए ऐसी नाम है कि दानिश साहब और जवाद साहब वो लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन के फलाने साहब हैं। और ये साउद और असलम साहब जो है ना, ये एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, और बहुत पावरफुल होंगे। तो ये हमारे लॉबिस्ट हैं, इनको हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, इनको चीजें बताते हैं, सारे कुछ है। ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत है। अब ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जफर साहब, एजाज साहब, जिनको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्लान क्या है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, बताते भी ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो ये हमारे ये सारे जो लोग हैं ना, ये हाई इम्पैक्ट वाले, इंटरेस्ट वाले, ये आपके बहुत काम के लोग हैं। ठीक है, और ये वो वाले लोग हैं जिनका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। कोई नेगेटिविटी ना क्रिएट हो, क्योंकि पावरफुल लोग हैं, कोई नेगेटिविटी ना क्रिएट हो, फौरन डिफ्यूज किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, पानी डाला जाए इस पर। कोई गलत बात उनको पहुंचे तो हम जाएं, उनसे मुलाकात करें, वो नाराज हो तो जाके मिल लें। ठीक है, ये वो लोग हैं जो, अब ये काफी सारे, अब ये ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइड करना ये आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। ये क्योंकि आप अपने करियर को अभी शुरू नहीं किया, जूनियर लेवल पे होंगे 1 2 3 साल, तब भी आपने ये नहीं करेंगे। ये सीनियर लेवल पे या मिड लेवल पे जाके, जो सीनियर होता है वो जाके लोगों से मिलेगा, जो आपका लीड भी होगा ना, वो जाके लोगों से मिलेगा, लोगों से चाय पिएगा, और डायरी में फटाफट कुछ लिख लेगा, फिर आगे लोगों को बताएगा, देखो जरा इनको एहतियात से, दानिश साहब को जो है ना एहतियात से जरा देखना, क्योंकि ये पावरफुल है और इनके कुछ जुमले बहुत नेगेटिव थे।
ये शायद हमसे खुश नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे दोबारा से जरा मिलना पड़ेगा, इनको पूछना पड़ेगा। और ये वाले साहब और साद साहब और असलन साहब के बारे में मेरा पॉजिटिव कमेंट है, और ये पावरफुल भी है और ये भी है, तो जरा इनको इस तरह से दें। ये सारी चीजें आप बनाएंगे तो ये बहुत हेल्प करती है आपको, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जितना आपको इनके लोगों के बारे में पता होगा उतना आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये बात क्लियर है सारे लोगों को? सारे लोगों को ये बात क्लियर है भाई? यस सर। समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, टाइम क्या हो गया? मैं अटेंडेंस का वक्त तो नहीं हो गया? चलिए, अभी 10 मिनट है, अभी तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर हम अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? डज इट मेक सेंस? मतलब मैं, देखिए, मैं पढ़ाने से ज्यादा सिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ सीख लें, ठीक है। उनकी जीपीए अच्छी हो, एवरेज हो, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वो जीपीए काम नहीं आएगी, उनका सीखा हुआ, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो काम आएगा उनके। और काम नहीं आएगा बल्कि वो कॉन्फिडेंस देगा वो, क्योंकि जब आप सीखे हुए होंगे ना, तो इंटरव्यू में बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसको कुछ नहीं आता, मुझे इससे बहुत आता है। और ये जो 15 लोग लाइन में खड़े हुए ना, इनमें से मैं क्वालिफाई कर लूंगा आसानी से इंशाल्लाह ताला। ये चीज कॉन्फिडेंस देगी जब लर्निंग बहुत अच्छी होती है। लर्निंग नहीं होती है तो घबराहट होती है, और वो जाके इंटरव्यू में जाहिर भी हो जाती है। जब आगे बच्चा बैठता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये कॉन्फिडेंट नहीं है, घबराहट है। तो या तो ये, अब क्यों है, अब ये समझ लीजिए कि आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपको मालूम है कि बच्चा घबरा रहा है, तो बच्चा क्यों घबरा रहा होगा भाई? तो नॉलेज नहीं होगी या पता नहीं होगा। घबराहट किसी वजह से होती है ना। मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, तो मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है। लेकिन आप मुझसे अगर मेडिकल के बारे में पूछेंगे तो मुझे घबराहट होगी। मैं कहूँगा भाई मेरा एरिया नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझे नहीं आता, ठीक है। तो ये बात है, जो चीज नहीं आती है फिर मुझे घबराहट होती है, फिर मुझे नहीं पता होती है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ और 30 साल पहले मैंने कोर्स पढ़ा था, वो मुझे पढ़ाने को आप दे दें, वो कहता हूँ भाई अल्लाह के बंदे, कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब मुझे नहीं आता है, मैं भूल गया हूँ। तो मुझे घबराहट होगी, मुझे दिया जाएगा तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। उसकी वजह है कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। तो नॉलेज गेन करिए, सीखिए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और जब आप इंटरव्यू में जा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, 2 जॉब के ऊपर 15 लोग अप्लाई करेंगे या 20 लोग अप्लाई करेंगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा आपको? ये जरा सीखिए, ठीक है। तो जरा सीखिए। तो मेरा सवाल ये है कि डज इट मेक सेंस? अभी तक जो बातें हुई हैं कुछ लॉजिक लग रही है या सिर्फ ये एक कुछ लॉजिकल बातें लग रही हैं? समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना, लोगों की पर्सनैलिटी को जज करना, ये एक पार्ट है अच्छी रिक्वायरमेंट का? ये बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। आ रही है, चलिए शुक्रिया। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों की पर्सनैलिटी भी पता चल गई, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग पता चल गई। अब हमने इनको इंगेज और मैनेज करना है, ठीक है। तो इंगेज और मैनेज, अच्छा, इंगेज इज ए बेटर वर्ड, मैनेज इज ए टफ वर्ड। मतलब किसी को मैं अपने स्टूडेंट कहूंगा ना मैं आपको मैनेज कर रहा हूँ, तो उसको बुरा लगेगा। मैं कहूंगा आपको इंगेज कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा, तो एंगेजमेंट इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सक्सेस इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अब आपको प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ऑफन रैंक्स स्कोप टाइम कॉस्ट। तो ये चीज है, आपने रैंकिंग कैन बी शोन इन एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब ये आपने बना के फिर देखना है कि वो कितना, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन, पहले तो आप बात करके पूछेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट से, इस फंक्शनैलिटी से और इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। फिर आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये किसी भी काम शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है, एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या वो समझ रहा है और क्या सही नहीं समझ रहा है, ठीक है।
ये बहुत जरूरी है। फिर इशू शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज इशू लॉग, ट्रैक इश्यूज। अब वो जो ऐसी चीज जो कस्टमर ने बताई है और उसके लिए वो प्रॉब्लम है या सॉरी 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 एक मिनट, ठीक है, तब उसके लिए वो प्रॉब्लम है या इशू है, तो वो इशू को नोट करिए और इसको रिजॉल्व करिए और इससे सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। ये ऐसी है ना जैसे आप अपने आप को कस्टमर समझे और मेरे पास आए सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी सुनूं और मसला हल करूं, तो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। मैं आपकी सुनूं और मसला नहीं हल करूं तो आप कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि यार ये वजह थी। मैं आपकी सुनूं ही नहीं तो फिर एक और मसला है। ठीक है, तो कस्टमर की सुनना और उसको पॉसिबल वे में रिजॉल्व करना। तो जितने इश्यूज हैं उनको लिखता जाऊं और ट्रैक करता जाऊं और फिर उनको रिजॉल्व करता जाऊं। ठीक है, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, एक प्रोजेक्ट है जहां 15 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो सक्सेस होगा या नहीं होगा? और कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज होती है, कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट और इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? किसी के जहन में है क्या चीज होती है? सर किसी भी चीज में आपकी मतलब अगर आइडियाज नहीं मिलते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता। नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बट डिसएग्रीमेंट होगा। जैसे आप डिसएग्री कर सकते हैं ना, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन और आपकी नॉलेज मुख्तलिफ है किसी और से, कम से कम मेरे से मुख्तलिफ है, तो वी कैन डिसएग्री एंड डिसएग्रीमेंट इज वेरी नेचुरल एंड पॉजिटिव। कि आपकी सोच और मेरी सोच नहीं मिलती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये डिस्कशन, जब डिसएग्रीमेंट है तो डायलॉग होगा। कुछ बात आप कहेंगे और कुछ बात मैं कहूंगा, फिर डायलॉग से हम एक दूसरे को मेंटली कन्विंस करेंगे थ्रू लॉजिक। तो या तो आप बात मानेंगे या मैं बात मानूंगा, अगेन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ। ठीक है, अगर स्टूडेंट है कोई बात सही बता रहा है तो मुझे मान लेनी चाहिए, ना कि मैं को मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी दाढ़ी सफेद है, ये बच्चा मुझे क्या बताएगा। दैट इज इमोशन, दैट इज ए इमोशनल कैंसर। मैं तो गलत हो नहीं सकता, मेरी तो 50 साल उम्र है, ये तो कल का बच्चा है, दैट इज इमोशनल कैंसर। ये लॉजिक को नहीं मान रहा हूं और ये सारी चीजें। तो जब आप किसी भी डिस्कशन में लॉजिक को हटा दें और इमोशन को ले आए, और अच्छा इमोशन, वो वाला इमोशन के तकब्बुर जिसमें हो, ठीक है ना, तो फिर ये झगड़ा तो होगा। फिर तो यार सर बात ही नहीं मान रहे हैं, मैंने बता भी दिया था लेकिन सर बात ही नहीं मान रहे हैं, तो अकड़े हुए हैं क्योंकि अब सर है, मैं क्या करूं। अब ये इमोशन है, दिस इज कॉल्ड इमोशनल कैंसर। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट कन्वर्ट होगा कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होना चाहिए, इमोशन को हटा के, और बात करनी चाहिए। और तो ये हमेशा अच्छा नहीं होगा, लेकिन 80-90% ये अच्छा रहता है कि इमोशंस को कंट्रोल करके। एग्जाम्पल है, मैं एक मीटिंग में हूँ और मैं टॉप टीयर की बोर्ड को मैं कुछ समझा रहा हूँ, और एक साहब जो है ना प्रोजेक्ट का, मुझे मालूम है कि ये प्रोजेक्ट के ब्लॉकर हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, और उन्होंने मीटिंग में कहा, सर साहब आपको पता क्या है, अभी तो आपको इतने दिन हुए हैं, अभी तो आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, आपको पता है क्या, हम तो 20 साल से यही काम कर रहे हैं और अब हमें सिखा रहे हैं, आपको पता क्या है, आपको आप मशवरे दे रहे हैं, आप हमें ये करें। अब इस जुमले से क्या करना चाहिए था मुझे? डिसएग्रीमेंट तो है, वो कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ठीक है, अब हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। पहली बात तो मुझे मालूम है कि ये उन्होंने करना है, तो ही इज ए ब्लॉकर, और मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैं कुछ ऐसी बात कह दूं जिससे झगड़ा शुरू हो जाए। अब मैंने झगड़ा नहीं होने देना। फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बाकी लोगों ने भी बुरा मनाया, जिस तरह से उन्होंने बोला है, जिस तरह मुझे बुरा लग रहा है उनको भी बुरा लग रहा है, हालांकि कहा तो मुझे है। तो आई हैड टू हैंडल दैट सिचुएशन। ठीक है, तो मैंने कहा भाई जो आप कह रहे हैं कह दिया आपने, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आप 20 साल से काम कर रहे होंगे और मैं 10 साल से सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। I've got a reasonable knowledge, बहरहाल वी कैन डिसएग्री। आपकी ऑब्जर्वेशन मेरे मुतालिक कुछ और है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन अपने बारे में कुछ और है, मैं समझता हूँ मुझे पता है ये बात है। तो बहरहाल वो मैंने कहा बाकी लोग अगर यही कहते हैं तो फिर एक सोर्स ऑफ कंसर्न है कि 10 के 10 लोग यही मेरे बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं ना, लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं,
फिर बाकी लोगों ने कहा नहीं हमारा आपके बारे में ऐसा, तो यू नीड टू हैंडल दो सिचुएशन, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें आपको सीख सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज लर्न हाउ टू कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना होने देना, अनरिजॉल्व इशू को रिजॉल्व करना, बात करके, सारी चीजें करके, ठीक है। चलिए क्लास का वक्त खत्म हो गया, तो मैं ऐसा ना हो कि लोग शिकायत करें, असल में हमें बहुत खास वो कहा गया कि टाइम से और टाइम से सारी चीजें, तो मैं अटेंडेंस ले लूँ, बस मुझे जरा 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप अटेंडेंस बस बोल दीजिएगा। मैं वो को भी ऑफ कर दूं, सॉरी सॉरी क्या कर दिया मैंने। एक मिनट, मुझसे जरा हैंडल ही नहीं हो रही है आज, ठीक है, क्या मुश्किल हो गई है। ठीक है, चलिए अटेंडेंस जरा बोल दिएगा। अस्मा, अस्मा, चलिए, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। लग जाओ भाई। नैयर अहमद, नैयर, प्रेजेंट सर। ठीक है। जिनसार अली, प्रेजेंट। मोहम्मद काशान अली, काशान प्रेजेंट। अच्छा बहुत इको आ रही है, कोई पता नहीं क्यों इको आ रही है। ठीक है, शहजाद अली, प्रेजेंट सर। सैफ अली खान, ताबिश अली खान, जवाद अली मुगल, अच्छा मैं वो प्रेजेंट सर। ठीक है, जवाद अली खान है। जवाद अली मुगल प्रेजेंट। हाँ चलिए, जवाद अली, अनवर अली, सॉरी अली अनवर, सॉरी सॉरी सॉरी, तला आरिफ, प्रेजेंट। ठीक है, अत्तर आजम, मोहम्मद अत्तर आजम, साद बिदानी, प्रेजेंट सर। आमना फहीम, प्रेजेंट सर। अच्छा अत्तर आजम का पता है शायद 2-3 क्लासेस से नहीं है, आई डोंट नो, इज नॉट। असद हाशमी, असद, अच्छा इन्होंने चैट किया हुआ है, ठीक है चलिए मैं लगा दिया असद। मोहम्मद हसनैन, शहरियार, प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद हसनैन है। अरबाज खान, प्रेजेंट सर। जी। उमर खान, उमर है मौजूद। शमीर खान, अच्छा शमीर की और लगी हुई है, ठीक है चलिए शमीर लगा रहा हूँ मैं आपकी। सैयद फारूक माजिद, एमन मुकर्रम, शेख अब्दुल्ला नासिर, शाहरुख, शाहरुख तो अभी पीछे सर प्रेजेंट है। जी। अवैस रजा, अवैस रजा है नहीं है, बनी 12, शाहरुख की वो आ गई है, चलिए। मुबशिर ताहिर, मुबशिर ताहिर, मोइजुल हसन, प्रेजेंट। ठीक है। अवैसुर रहमान, अवैस, ठीक है लगा दिया, चलिए। अब्दुल वहाब, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद वकास, हाफिज मोहम्मद वकास, सर ताबिश अली खान प्रेजेंट। जी। ताबिश अली खान प्रेजेंट। मैं दोबारा जाऊंगा तो उनको भी लगा दूंगा। हसन हसन, प्रेजेंट सर। शहरियार अली जफर, शहरियार नहीं, चलिए मैं दोबारा से कर रहा हूँ, अब जो जो एब्सेंट है मैं उनका नाम कॉल कर लेता हूँ। अस्मा और सैफ अली खान और ताबिश, प्रेजेंट सर। ठीक है ताबिश, और अली अनवर और अत्तर आजम
और मोहम्मद हसनैन, उमर खान, सैयद फारूक माजिद, एमन मुकर्रम, शेख अब्दुल्ला नासिर, अवैस रज़ा, मोहम्मद मुबशिर ताहिर और अब्दुल वहाब और हाफिज मोहम्मद वकास। है कोई इनमें से? नहीं। चलिए तो मैं इसको, चलिए अटेंडेंस हो गई, बस आपकी क्लास खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।